अच्छा ठीक है बेटा। चलो जी। ओम नमः शिवाय। पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भाई साहब। लेट द जर्नी बिगिंस। ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। यस सर। चलो जी। कोई भी चीज अगर ना समझ में आए तुरंत रोक दें। मैंने YouTube पे क्लास इसीलिए नहीं रखी। मैं रखने में इसको YouTube पे भी रख सकता था। ठीक है। पे भी रेस्ट्रिक्टेड मोड होता है जिसमें अनवांटेड बच्चे नहीं आ सकते। लेकिन इसमें इसलिए रखी है कि आप रियल टाइम मास्टर को रोक सकते हैं, मतलब थोड़ी सी क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी। मुझे उम्मीद है कि बोर्ड आपको बिल्कुल उतना ही क्लियर दिख रहा है जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इज इट? यस सर। सृष्टि जी, नेट कनेक्शन सही है आपके वहाँ पे? यस सर। बेटा थोड़ा बहुत बात करोगे ना मास्टर से तो मास्टर को जिंदापन लगेगा, नहीं तो मास्टर को ऐसा लगता है भाई साहब शमशान घाट में पड़ा है। शमशान घाट नहीं, क्या बोलते हैं उसे, जो क्रिश्चियन वाला क्या होता है भाई? क्रिश्चियन वाला क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? अरे अंग्रेजी मीडियम वाले बताओ यार। तुम लोगों को भी नहीं पता है? मेरी तो सर कमजोर है इंग्लिश में। क्या वो अच्छा, सृष्टि जी को पता होगा पक्का। चलो कोई नहीं। अभी आज सृष्टि जी का पहला दिन है इसलिए कम बोलेंगे अभी। सृष्टि जी आप घर में भी ऐसे ही इतनी ही बोलती हैं या फिर अभी क्लास है पहला दिन है इसलिए? हो सृष्टि जी? सर मैं बात करती हूँ घर में। अच्छा घर में तो करती है ना बात। चलो हाँ सर। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। सेट्स। नोट्स वोट्स बनाने के लिए तैयार है ना कम से कम? यस सर। चलो यस शुरू सर। करो। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। देखो कैलकुलस का पहला चैप्टर है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ पहले शुरू करने से पहले। कैलकुलस का पहला चैप्टर है, फाउंडेशन स्टोन माना जाता है इसे, कैलकुलस का फंक्शन को। ठीक है। बट फंक्शन को समझने के लिए थोड़ी सी रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो सेट्स एंड रिलेशन करके एक पर्टिकुलर चैप्टर है जेई मेन के सिलेबस में। जेई एडवांस में एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है सेट्स एंड रिलेशन, ऑल्दो उसके क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं। बट सेट्स एंड रिलेशन अपन लोग लास्ट में सेपरेटली कवर करेंगे। ये अलग से पढ़ाया जाने वाला चैप्टर है जो सेपरेटली पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हमारा इंटरेस्ट कैलकुलस में है, सबसे पहले अपन लोग कैलकुलस कवर करते हैं, है ना? तो उसमें जितना फंक्शन समझने के लिए रिलेशन की आवश्यकता है उतना अभी पढ़ाया जाएगा, हो सकता है आज में पूरा हो जाए। ठीक है। हर चैप्टर को अपन ने इतना टाइम दिया है, इतना इनफ टाइम दिया है कि कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक आपको ना समझ में आए, आप मास्टर को रोक दीजिए, बिल्कुल घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। और नोट्स जो हैं वो हर क्लास के बाद आप रिलीजियसली रिवाइज करेंगे। अगर आप रिलीजियसली रिवाइज करते हैं, ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए ये वाली चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। आज जितने नोट्स कराए हैं उनको आपने रिवाइज कर लिया, आप पढ़ लो बस सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगेगा सुना सुना सा है, सुना सुना ऑब्वियसली लगेगा क्योंकि सेम डे पे सुना है आपने। लेकिन जब आप सेकंड डे का लेक्चर अटेंड कर लें, उसके बाद आप फर्स्ट डे और सेकंड डे दोनों के नोट्स रिवाइज करें। जब 10वें दिन तक वही सेम चैप्टर चल रहा होगा ना, और आप पहले दिन के नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे, बिलीव मी, आपको 5 मिनट मैक्स टाइम है जो लगेगा पहले दिन के रिवाइज करने। सिमिलरली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे दिन लगते जाएंगे। मतलब पहले वाले ऑब्वियस सी बात है कि जो पुराने दिन के लेक्चर्स नोट्स हैं उनको रिवाइज करने में आपका टाइम बहुत ड्रास्टिकली कम होता जाएगा, और सेम डे के थोड़ा ढंग से रिवाइज करिए। रिवाइज करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ऐसे रामायण के पाठ की तरह, ऐसे गुलाबों की तरह खोल लिया सामने और ये ऐसे मैथ ऐसे नहीं पढ़ते भाई साहब। जितने भी क्लास इलस्ट्रेशन कराए गए हैं उन्हें रफ में हम लोग वापस सॉल्व करेंगे। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अगर इतना अपन ने कर लिया ना, इतना भी सिर्फ, यू विल बी लाइक मैड। क्योंकि आपको कंटेंट इतना दिया जाएगा कि उस चैप्टर के अंदर उससे बाहर क्वेश्चन पूछा जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ,
वेरिएशन होंगे तो वेरिएशन के हिसाब से आपको जो इतने सारे तरीके के जो मटेरियल आपको दिए जा रहे हैं उनमें वो वेरिएशंस इसीलिए दिए जाएंगे, मतलब वेरिएशन उन मटेरियल्स में आपको मिलेंगे सो दैट अपना माइंड जो है उसकी थिंकिंग जो एबिलिटी है ना वो बढ़ जाए, वो प्रॉब्लम से ही बढ़ेगी। मेन सिलेक्शन इंसान का प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बनती है थ्योरी से, ठीक है, इसलिए थ्योरी सबसे इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज थ्योरी। जो आपके क्लास नोट्स हैं यही आपके लिए सोने का काम करेंगे, गोल्ड वाला सोना, स्लीपिंग वाला सोना नहीं, यही आपके लिए गोल्ड माइन का काम करेंगे इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है, एसेट, ठीक है। तो इनको रिवाइज करते रहना, अगर रेगुलर टाइम पे रिवाइज करोगे तो मज़ा आएगा। और मैं जो बोलना चाह रहा था वो ये था, अगर आपको ऐसा लगता है कभी पिछले लेक्चर में भी कोई आपको डाउट रह जाए तो जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो तो आप बेझिझक पूछिए, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कुछ मास्टर बताना भूल जाए भाई, अब हमेशा हर चीज़ थोड़ी ऐसे बिल्कुल क्रिस्टली याद रहती। मैं कौन सा रट के जाप लगा के थोड़ी आता हूँ कि भाई साहब ये सारी चीज़ें बोलनी है, फिर भी मिस हो जाए क्या पता। तो आप अगर पूछ लेंगे तो वो चीज़ भी हो सकता है इंक्लूड हो जाए लेक्चर, ठीक है, क्लियर। यस सर। भाई मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ लेता हूँ कि जितना मैंने बोला पूरा आप तक पहुँचा या नहीं पहुँचा भाई, ये भी तो यस सर। जरूरी है। ठीक है, चलो सेट से स्टार्ट करते हैं। और रिलेशन में घुसने से पहले थोड़ा सा सेट्स की आइडिया लेना ज़रूरी है। वैसे हो सकता है आपने 11th के अंदर पढ़ लिया हो सृष्टि जी ने सेट्स, तो आपके पास बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी, बट वो भी चेक हो जाएगा, मेरे को थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। सेट्स, कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। ये तो हो गई डेफिनेशन किताबों वाली, तो किताबों में भी आपको लिखी हुई मिलेगी बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड। पहली लाइन यही होगी एकदम एनसीईआरटी की, कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज सेट। कलेक्शन अपने काम की चीज क्या है भाई साहब? अपने काम की चीज है कौन कौन से सेट्स होते हैं भाई साहब? नेचुरल नंबर का सेट होता है जिसे आप लोग काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अच्छा, काउंटिंग नंबर्स का सेट। कर्ली ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा सेपरेटेड, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये डिनोट करने का तरीका है, सेट को लिखने का तरीका है, ये सेट को लिखने का तरीका है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जिसे मिडिल ब्रैकेट भी बोला जाता है, उसमें कॉमा सेपरेट लगा के कुछ आइटम्स लिख दिए जाते हैं। ये आइटम्स जो हैं, ये जो आइटम्स हैं ये क्या कहलाते हैं भाई? ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है। अब ये तो हो गया सेट, नेचुरल नंबर का भी सेट हो सकता है, इंटीजर्स का भी सेट हो सकता है। सृष्टि जी इंटीजर को किससे डिनोट किया जाता है? आई या फिर जेड से। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, बहुत सही, उम्दा परफॉर्मेंस। इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड या फिर आई। जेड कौन यूज करता है? कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर। गधे, जब ये इंटीजर है कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से याद आ गया, ये यूज हो गया। और जेड कौन यूज करता है? सृष्टि जी सर मुझे मतलब आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जेड कौन यूज करता है मतलब? क्वेश्चन मिस कर दिया आपने ऐसा? अच्छा, ये जेड और आई दो सिंबल क्यों हैं सेट ऑफ इंटीजर के लिए, ये तो बता दो। अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो, नॉर्मली नॉर्मली क्यों दोनों पढ़ाए गए आपको, क्यों दोनों बताए गए? आई से भी तो काम चल रहा था ना भाई, आई ने कोई पाप तो किया नहीं था, जेड क्यों आया? अब पता नहीं जेड क्यों आया, जेड कहाँ से आया भगवान जाने, मुझे भी नहीं पता। बट एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी उसमें नॉर्मली जेड इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली। तो आप अब तो खैर जेई मेन की अलग एक एनटीए यूनिट बन गई है जहाँ से पेपर आता है, पहले सीबीएसई बनाया करता था। एनी आइडिया? ये सुना है, सीबीएसई सुना यस सर। है ना? पहले सीबीएसई पेपर बनाया करता था, तो उस टाइम इसलिए ये चीज़ें क्या छोटी छोटी चीज़ें होती है बट पता होना जरूरी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसे उसने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन के अंदर लिखा जाए वेयर जेड डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर। समटाइम्स मिस हो जाता है, तो इसके मिस हो जाने की वजह से आप क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लें
क्योंकि जेड जेड वाली जगह पे एक दिक्कत है। जेड ऑल्सो यूज फॉर, जैसे अभी अभिषेक जी ने बोला, जेड ऑल्सो यूज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी अपनी बात हो गई, चलो इसलिए मैं अब ऐसी, इसीलिए इंटरेक्शन जरूरी है कि इंटरेक्शन से मास्टर को पता पड़ जाता है अरे यार ये चीज़ भी बता देनी चाहिए, नहीं तो मैं इसे स्किप कर रहा था, मैं तो आगे बढ़ने वाला था। बट ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। जेड नॉर्मली एनसीईआरटी इस्तेमाल करता है इंटीजर के लिए। तो आपको इतना अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा कि आप कौन से डोमेन का एग्जाम दे रहे हैं। आप अगर सीबीएसई एनसीईआरटी साइड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जेड के लिए कॉशियस रहना पड़ेगा। जेड और सी, ये दो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, थोड़े से। नाउ सी और जेड यूज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। सी कौन यूज करेगा भाई? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सी का इस्तेमाल करती है। अब करती करती अब हम क्या कर सकते हैं भाई? अपन लड़ तो सकते नहीं वहां पे जाके यार ये क्या बात हुई भाई, सब सेम सिंबल यूज करो। क्योंकि आईआईटी का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसलिए वो इंटरनेशनल बेसिस पे काम करती है। आईआईटी यूज आई फॉर सेट ऑफ इंटीजर एंड जेड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। छोटी बात लेकिन ध्यान में रखने की, क्योंकि बस इन्हीं में कंफ्यूजन है, बाकी किसी में कंफ्यूजन नहीं। नेचुरल नंबर के लिए एन यूज होने वाला है, डब्ल्यू यूज होने वाला है होल नंबर के लिए, आर यूज होने वाला है रैशनल नंबर के लिए, क्यू यूज सॉरी आर यूज होने वाला है रियल नंबर्स के लिए, क्यू यूज होने वाला है, क्यू क्या होता है बे? क्यू क्या होता है? क्यू, अरे जल्दी बोला करो, तुम्हें अनम्यूट करने में इतना टाइम लगता है, फिर तुम पता नहीं म्यूट क्यों कर देते बार बार। क्यू क्या होता है? क्यू, हाय राम। रेशनल नंबर के तो यार तुम लोग मरोगे क्या भाई? मैं कमजोर दिल का आदमी हूँ, शादीशुदा और ऊपर से, ऐसा मत किया करो मेरे साथ, फटाफट बोला करो। ये सब ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों से इसलिए पूछता रहता हूँ, मैं अपना फ्यूचर चेक करता हूँ। जैसे आप लोग अपना फ्यूचर चेक करते हो ना मास्टर के साथ बार बार, भाई से आता है नहीं आता, ऐसे मुझे भी तो अपना फ्यूचर चेक करना पड़ता है कि मुझे कितना खून पिलाना पड़ेगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है क्यू। अच्छा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी एक चीज होती है, उसका सिंबल अगर कोई बता दे भाई साहब तहलका हो जाएगा फिर तो। ट्रस्टी जी को पहले मौका दिया जा रहा है। ट्रस्टी जी, ये क्या लिखा है मैंने नेचुरल नंबर, हट। क्या हो जाता है यार कभी कभी मेरे को, बता भी नहीं सर रहा है कोई। प्राइम। बेटा इरेशनल नंबर का सेट बताओगे, इरेशनल नंबर का? क्यू के ऊपर सी। देखो सृष्टि जी नहीं बता रही यार, क्यू सर के ऊपर मैंने सी क्यू लगा। प्राइम बताया था। क्या बताया था बेटा? क्यू प्राइम मतलब क्यू के अच्छा ऊपर हाँ हाँ सी। पता, अरे मुझे पता है भाई, इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ, चिंता मैं पूछ लूंगा, एक दो चीज मुझे पता नहीं होगी। लेकिन गुड यार, आपको पता है क्यू प्राइम, क्यू डैश नहीं बोला आपने, गुड। मतलब स्टैंडर्ड इसे क्यू प्राइम बोला जाता है, बहुत बढ़िया, गुड। क्यू प्राइम, क्यू डैश जो भी आप बोल लें, या फिर अगर आप बोलना चाहें तो क्यू बार भी बोल सकते हैं। हालांकि क्यू बार बहुत ही लोकल लगता है। क्यू कॉम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड, क्यू प्राइम एनसीईआरटी अगेन, एनसीईआरटी यूज करती है। और क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है, अभिषेक जी आपके वहां से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस साउंड आ रही है, म्यूट ही सही है फिर। आप खाना खा रहे हैं, सुबह का नाश्ता कर रहे हैं ऐसा लग रहा नहीं नहीं सर। है। चलो कोई नहीं। मैंने बताया ना वो बैकग्राउंड नॉइस वाला अगर आप कैंसिल कर लेंगे ना, बाद में कर लेना भले ही, ऑप्शंस में जाके ऑडियो वाले में ऐसा ऑप्शन दे रखा है उन्होंने बैकग्राउंड नॉइस को करने का। मैंने भी कल रात को एक्सप्लोर करा, तभी आपको इतनी क्लियर आवाज़ आ रही होगी। आपको मेरी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस वाला साउंड तो नहीं आ रहा है ऐसे खाने पीने वाला? वैसे मैं खा भी नहीं रहा हूँ, मतलब मैं तो दिख ही नो जाऊंगा कि सर। खाते हुए, नो अनफॉर्चुनेटली। सर, नो सर। नहीं आ रहा ना, ठीक है। चलो ये एक थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अच्छा है, चलो डिस्कस हो गया। ये वाली चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है जो मैंने बता दी है, थोड़ा सा माइंड में। एक्चुअली ये भी प्रेजेंस ऑफ माइंड की चेकिंग है अपने लिए, खुद के लिए सेल्फ चेकिंग, कि हम लोग कितने अवेयर हैं जिस एग्ज़ाम को हम लोग देने जा रहे हैं उसके लिए। कभी अगर सिंबल का मतलब ना, वैसे नॉर्मली 99% ऑफ द केसेस में क्वेश्चन में लिखा होता है कि इस सिंबल का क्या मतलब है, बट जस्ट इन केस अगर ये मिस कर दे। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, एक और बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। 2017 या 18 में, इंग्लिश में 2017 या 18 के अंदर आईआईटी ने पहली बार सरप्राइजिंगली इस्तेमाल करा था, सरप्राइजिंगली।
अच्छा मैं अभी क्यों बताऊँ, लेकिन रुक जाओ, अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। सेट्स जो है ना, सेट्स, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्मेट्स बनाई गई, दो फॉर्मेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में सेट्स नहीं पढ़ा, और सर आपने ये तो पढ़ाया नहीं, आज सर आपने वो तो पढ़ाया नहीं। मैं सिर्फ उतना ही सेट्स पढ़ा रहा हूँ जितना अपने को रिलेशन समझने के लिए जरूरी। मैं उतना ही रिलेशन पढ़ाऊंगा जितना अपने को फंक्शन समझने के लिए जरूरी, पूरा नहीं पढ़ा रहा। तो कृपया इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट ना लाएं, और ये तो आपने छोड़ दिया इसके अंदर। आई एम नॉट कवरिंग सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर, ठीक है। माई टारगेट इज टीचिंग फंक्शन सबसे पहले। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्मेट्स बनाई गई है। वन इज रोस्टर फॉर्म एंड द अदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। वन इज रोस्टर फॉर्म, द अदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या है भाई? रोस्टर फॉर्म का मतलब है रोस्ट, रोस्ट पका पकाया, वो बोल ही रहा है बेसिकली कि जो पका पकाया फॉर्मेट हो, मतलब आपको सेट बना बनाया मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट है ए, एक सेट है ए, ठीक है। मान लीजिए सेट ए कंटेन्स फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अगर मैंने आपको इस तरीके से एक सेट बोल के बताया, तो इस सेट को आप दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक, बिल्कुल बबुआ स्टाइल में, भाई साहब 1 2 3 4 5। मेक सेंस? हेलो, यस सर। है ना? नॉर्मल सी बात है भैया, सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 हो। इसी चीज को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखूं, तो मैं एज अ डेफिनेशन लिखता हूं, मैं एज अ डेफिनेशन लिखता हूं। हर चीज की एक वजह होगी बोर्ड पे पढ़ाने की, हर चीज, ठीक है। मैं शायद मैथमेटिकली पढ़ना आपको स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसे पढ़ना अगर मैं सिखाऊं, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखूंगा? मैं इसे डेफिनेशन के फॉर्मेट में लिखूंगा। सेट ए कंटेन्स, हर सेट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, हर सेट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है। मान लो मैंने एक्स यूज किया। सेट नॉर्मली कैपिटल लेटर से डिनोट होगा, एलिमेंट नॉर्मली स्मॉल लेटर से डिनोट होगा। तो कैपिटल ए सेट कंटेन्स एक्स टाइप के एलिमेंट्स सच दैट, सच दैट के लिए वर्टिकल बार भी यूज होता है, और कई जगहों पे कॉलन भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रीड कैसे, रीड क्या किया जाता है इसे? सच दैट। सच दैट का मतलब, अब हम लोग इसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट एक्स इज एक्चुअली। क्लियर है? यस सर। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड एक्स इज लेसर देन और इक्वल्स टू। ये इसे रिप्रेजेंट करने का डेफिनेशन वे है, विच इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, वेयर यू नीड टू बिल्ड द सेट। इन रोस्टर फॉर्म यू गेट द सेट इन रेडीमेड फॉर्मेट, पका पकाया आपको सेट बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है, उसके सारे एलिमेंट क्लियरली दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, ठीक है। कई लोगों को बड़ी समस्या रहती है कि सर जब हमारे पास रोस्टर फॉर्म थी तो हमें सेट बिल्डर जैसी एकदम ऐसी अजीबोगरीब चमत्कारी डिफाइन करने वाली फॉर्मेट की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। कभी कभी कुछ बल्की सेट्स होते हैं, बल्की सेट्स का मतलब ये होता है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अरे अब डॉट 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 से थोड़ी समझ में आ रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। हालांकि ठीक है, डॉट 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 जब होता है तो हम उसे इन्फिनाइट एलिमेंट मानते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको एक फाइनाइट सेट बोलूँ, फाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, तो अगर मैं फाइनाइट
सेट की बात करूं तो फाइनाइट सेट होता है सेट ऑफ 100 नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ 100 नेचुरल नंबर को भी अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, तो अपन तो आलसी आदमी है, कैसे लिखेंगे 1 2 3 डॉट 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 100, ठीक है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का ये बहुत ही सिंपल और एक अच्छा तरीका है, जिससे आप पूरा सेट लिख भी देते हैं, है ना, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। भाई साहब आपको सिर्फ इस 5 को हटा के 100 करना होगा। जैसे ही मैं इस 5 को हटा के 100 करूंगा, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, जल्दी बोलो। 100। 100 एलिमेंट हो गए। तो सेट पूरा भी लिख दिया हमने और ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई। तो इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म का जन्म इस दुनिया के अंदर हुआ। कि सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो मतलब मैं यूटिलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई डू वी नीड सेट बिल्डर फॉर्म व्हेन वी ऑलरेडी हैव रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म से थोड़े बल्कि या लंबे या जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, उन्हें थोड़ा अच्छे से डेफिनेशन वाइज हम लोग लिख पाते हैं। चलिए साहब, तो ये तो हो गई दो फॉर्मेट सेट्स की, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ। सेट से रिलेटेड एक चीज़ और होती है, कार्डिनल नंबर। Prestige, any idea what cardinal number means? So number of elements in the set. बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, परफेक्ट। कार्डिनल नंबर बोले तो इस एलिमेंट के अंदर, ओ सॉरी, इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 5। दिस 5 इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर एसोसिएटेड विद दिस सेट। ठीक है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ एक $1 मिलियन चीज मिलने वाली है आपको, अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बताने वाला था ना, जो मैंने रुक गया फिर। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है भाई, डेफिनेशन लिख लो। सबसेट रह गया ना, देखो। चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद लिख लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी। सेट हमेशा कैपिटल लेटर से और एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर से। ये नोटेशन करने का एक तरीका बना रखा है लोगों ने, ठीक है, एक स्टैंडर्ड तरीका बना रखा है। तो ए और बी कैपिटल लिखिएगा प्लीज, नोट्स चमत्कारी ना बनाए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी is set of all ordered pairs, is set of all ordered pairs, set of all ordered pairs a comma b, small a comma small b, such that a belongs to capital A and b belongs to capital B। सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल चीज है कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रांतिकारी आइटम नहीं है। देखो, अगर मैथमेटिकली लिखूं a क्रॉस b को, if I write mathematically a cross b contains, a cross b contains ordered pair type of a comma b। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है। अगर ये बोल दे कोई, सुनना ध्यान से, चलो एक मिनट, सच दैट a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b। अभी अभी मेरे दिमाग में एक चीज आई है, जस्ट एक चीज आई है। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी से फटाफट से, अगर सेट ए का एक एलिमेंट, सेट ए लिया मैंने 1 2 3 और सेट बी लिया मैंने ए और बी, ए क्रॉस बी लिखना बेहद आसान, ए क्रॉस बी 1 ए 1 बी
2A 2B 3A 3B। सही है क्या? यस सर। है ना? Yes. अच्छा, अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। षष्ठी जी, ट्रू फॉल्स? False. फॉल्स। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं। ऐसे ही एक्चुअली देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट अब मैंने डिफाइन किया दो के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं हो सकता। ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी हो सकता है। अब इनके एलिमेंट कैसे होंगे? लॉजिकली बताओ एक बार सोच के, अगर नहीं भी सुना कभी तो लॉजिकली सोच के बताना कि इनके एलिमेंट कैसे होंगे। जरूरी नहीं है हर चीज पढ़ाई जाए, कुछ चीजें अपने आप से इंट्यूशन से भी आनी चाहिए। हाँ बताओ भाई, कोई भी नहीं पता भी बताना ही होता है, नहीं पता भी बताना ही होता है। और या फिर ऐसे भी बोल सकते हो नहीं बताऊंगी मैं तो। अभिषेक जी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के तीन एलिमेंट कैसे एलिमेंट होंगे? तीन एलिमेंट के बॉर्डर पे है। बेस्टी जी, सर 3 एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर और एलिमेंट ए का ऑर्डर्ड पेयर पहले होगा, फिर बी का, फिर सी का, मतलब वैसे। चलो कोई बात नहीं बेटा। देखो, पेयर जो होता है ना, पेयर नॉर्मली वो दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, के बाद हमें कुछ और सोचना पड़ता है। समझना मेरी बात को, ठीक है? पेयर शब्द जो है वो दो के लिए बनाया गया है, तो हाँ पेयर दो सर। पे ही खत्म हो जाता है। ठीक है? ट्रायर होगा। हाँ, ट्रिपल। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ए क्रॉस बी क्रॉस सी कंटेन्स ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऐसे बना चार के लिए भी एक क्वाड्रलेट वाड्रलेट करके कुछ नाम होता है ना? लेकिन तीन तक आपकी जिंदगी निपट जाएगी। तीन तक आपकी जिंदगी क्यों निपट जाएगी ये भी समझा देता हूँ। एक्चुअली तीन तक क्या होता है कि ये अपना 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाती है। ठीक है? तो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक आपको ऑर्डर ट्रिपलेट की जरूरत पड़ती है, इसलिए ट्रिपलेट तक का जो शब्द है ये हमें पता होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कंटेन्स ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट ए बिलोंग्स टू, जैसा सृष्टि जी ने बोला बिल्कुल परफेक्ट है भैया। पहला एलिमेंट सेट ए से लिया जाएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया जाएगा, और तीसरा एलिमेंट सेट सी से लिया जाएगा। ये परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही, मस्त। बट उसको बोला जाता है ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है? ये ध्यान रखें। ऐसे मतलब तीन लेटर का ऑर्डर पेयर बहुत अजीब सा हो गया ना। ऑर्डर पेयर जो है, पेयर जो शब्द है वो सिर्फ दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनीवेज, हाँ, ये वन वन बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी बिल्कुल टोटली फॉल्स ना भाई साहब। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर ही एलिमेंट हो सकते हैं, एक सिंगल आइटम जो है वो एलिमेंट हो ही नहीं सकता, ऑर्डर्ड पेयर ही एलिमेंट होंगे। इन्हीं को इसके एलिमेंट्स बोला जाता है। बेसिकली इस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हुए हैं? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हुए हैं? ए क्रॉस बी 6 में ए क्रॉस बी कंटेन्स 6 elements. 6 एलिमेंट्स। 6 ही हैं भाई इसके अंदर, आपको दिखने में जितने भी दिख रहे हो, बट दिस इज वन एलिमेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी अगर 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो होंगे वो कितने हुए? 6, विच कैन डायरेक्टली बी कंप्यूटेड बाय 3 क्रॉस 2 यूजिंग यूजिंग 3 क्रॉस 2 यूजिंग किसके इस्तेमाल से मैं बहुत आसानी से बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 3 क्रॉस 2 यानी कि 6 होंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत पीएनसी। बढ़िया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एनी आइडिया अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सृष्टि जी? Yes, sir. हैं? क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकती हैं कि वाई द आंसर इज 3 क्रॉस 2? हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आप चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। जैसे कि हम 1 कंसिडर करें तो हम्म
ये दो के साथ जा सकता है, मतलब ए एंड बी। तो बहुत बढ़िया ऐसे बेटा। ऊपर तीन जो एलिमेंट्स है उनके लिए दो चॉइसेस है हर एक के लिए, ठीक है, फिर वो 3 तो into 2। आप मुझे ये बता सकते हैं कि वाई नॉट द आंसर इज 2 + 2 + 2? वो भी हो सकता है। गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बड़ी। 2 + 2 + 2 एंड 3 × 2 मैथमेटिकली भी सेम है, और इन द प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की वजह से भी सही है। एंड इसी वजह से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आंसर 3 × 2 आता है, बिकॉज द एक्चुअलिटी इज 2 + 2 + 2। वन के टू केसेस, टू के टू, वन की टू पॉसिबिलिटीज, टू की टू पॉसिबिलिटीज, थ्री की टू पॉसिबिलिटीज, विच कंप्राइजेज कंबाइंड इन कॉम्बिनेशन 2 + 2 + 2 इज 3 × 2, जैसे हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 3 × 2 बोलते हैं, जिससे आंसर 6 आता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, और थोड़ा सा इंप्रेशन मारने वाले तरीके से अगर बोलना हो, ठीक है, तो इस तरीके से बोलना चाहिए सृष्टि जी। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ 2 ऑप्शन। वनस्पति बताना 1 के 2, 2 के 2, मतलब ठीक है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट मैं सिर्फ एक इंप्रेशन जानने वाला बोल रहा हूँ। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ 2 ऑप्शंस इन सेट बी टू गेट मैप विद इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, दैट्स वाई द आंसर इज 3 × 2 6। ठीक है, क्लियर है, यस कोई सर। समस्या नहीं है? नो ठीक सर। है। अच्छा, अब ये हमने एक बात करी, अब इसके अंदर मैं आपको एक $1,000,000 चीज़ बताऊंगा, है ना। $1,000,000 चीज़ें जो होगी ना, वो हम ऐसे छोटे छोटे बक्से में लिखेंगे। हमेशा नोट्स इतने सही तरीके से बनाएं कि जब आप पन्ना खोलें ना, तो आपको उसके अंदर जो मतलब क्रांतिकारी चीज़ है ना, वो एकदम से दिखे। कुछ लोग इसके लिए हाइलाइटर यूज़ करते हैं, जो भी जिस भी तरीके से आप करते हो, है ना। तो मेरे तो क्या क्लास में तो लड़कियां तो खैर रखती है साथ में हाइलाइटर वाइलाइटर, अपन तो पेन 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 और कॉपी लेके जाते थे। तो पेन कॉपी ले जाने वाला आदमी क्या करता है, बक्से बना लेता है भाई। अलग अलग टाइप के बक्से बनाता है, डिजाइनर बक्से या जैसा भी। तो एक $1,000,000 चीज़ बता रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पे कुछ सालों पहले सरप्राइजिंगली कुछ सिंबल जो हैं वो आईआईटी ने पहली बार इस्तेमाल करे। ये किसका सिंबल है? रियल नंबर। रियल रियल नंबर। नंबर्स। सिंपल है, ये तो हमें पता था सर, कैसे मजाक मजाक कर रहे हो। जो सिंबल यूज हुआ वो ये था। और आपको एक फनी बात भी बताऊंगा, ऐसा एक सिंबल यूज हुआ, ये किसका सिंबल? कुछ फनी बात मैंने देखी, कई लोगों के यूट्यूब पे भी वीडियोस आपको मिलेंगे, है ना। आप अगर कभी अगर कहीं यूट्यूब देख रहे हो, तो और अगर आप ये वाली बात सुने तो उस पर हंसीएगा जरूर, उस टीचर को कमेंट में भी लिख सकते हैं नीचे, अरे सर ऐसा मत करो। ये किसका सिंबल है? मे बी इमेजिनरी नंबर सर। अभिषेक जी, एनी गेस? नहीं सर, रियली कुछ लग रहा है 3DS होगा। कुछ लोगों के मैंने फनी वीडियोस देखे, फनी वीडियोस, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने इसका क्या मतलब समझा। उन्होंने इसका मतलब समझा IR। IR, ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। मेरे को हंसी क्यों आई मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब एक बात बताओ, चमत्कारी आदमी, आपके हिसाब से तो ये इंडियन का सिंबल हुआ फिर? ये इंडियन का सिंबल हुआ इसका मतलब? अबे गुलाब हो, ऐसा थोड़ी होता है भाई, मैथ पढ़ रहे हो, इसका मतलब समझने की कोशिश करो पहले। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ये कब इस्तेमाल में होगा? ये किसी भी सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल इस्तेमाल नहीं होगा ना। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होगा, ऑर्डर्ड पेयर। अगर कभी आपको किसी क्वेश्चन में, जैसे आपको 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया है, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं? हर एक चीज समझ में आनी चाहिए, हर एक चीज, पीजी सर से पढ़ रहे हो तो हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए भाई साहब। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं? एक्स कॉमा वाई। ऑर्डर्ड पेयर बेटा। ठीक है, दो चीजें इस्तेमाल हो रही है, एक एक्स और एक वाई। या तो आदमी लिखेगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, या लिखेगा कोऑर्डिनेट्स बिलोंग्स टू। अगर वो कोऑर्डिनेट बिलोंग्स टू लिखेगा तो वो आर यूज नहीं कर सकता।
आर यूज नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे दो चीजें हैं, ठीक है। तो वो यूज करता है, इसका एक और मतलब है, देखो इसके कितने मतलब हैं, ये कितने तरीकों से आपको दिख सकता है, ध्यान रखना मेरी बात को। IIT also use sometimes R square. IIT also uses sometimes R cross R. इन सब का एक ही मतलब है। इज इट क्लियर? बोलो भाई, इज इट क्रिस्टल क्लियर? यस सर। है? आर क्रॉस आर का मतलब सृष्टि जी लॉजिकली सोच के बताओ, आर क्रॉस आर का मतलब? So ordered pairs of real numbers into ठीक है, मतलब आर क्रॉस आर वैसे क्या है, डेफिनेशन वाइज आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके साथ? नहीं, आर क्रॉस आर, देखो इसी बोर्ड पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, थोड़ा सा अपन बुद्धि लगा के सोचेंगे बताएंगे तो अपन बता पाएंगे। पीजी सर कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिससे आपकी बेइज्जती हो रही होगी, डोंट वरी, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें पूछता हूँ लेकिन लॉजिकल कॉन्सेप्चुअली एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। बोलो अभिषेक जी। सर ए कोमा ए कह सकते नहीं ए बेटा, बिलोंग्स थोड़ा और, चलो कोई बात नहीं। आर क्रॉस आर डिनोट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कंप्राइजेस रियल नंबर। अरे आर क्रॉस आर कहाँ से आया भाई? कभी भी दो सेट के बीच में क्रॉस लगा हुआ होगा, इसका मतलब वो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आर क्रॉस आर डिनोट्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कंप्राइजेस रियल नंबर। उसके सारे ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होंगे जिसके सारे एलिमेंट्स रियल होंगे, तो उन्हीं में से आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिए गए। इसी यही तो इस बात को बता रहा है कि दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है एक्स, जिन्हें आप लोग एफसीसा या ऑर्डिनेट बोलते हैं, वो दोनों जो है वो रियल नंबर है। वहीं से तो आया ना ये भाई। यार मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैंने एक कोऑर्डिनेट लिया एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, इसको मतलब समझना आप, बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन पता होना चाहिए, तभी तो आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त एकदम क्लैरिटी होगी, हर एक चीज पता होगी। भाई साहब कोई भी चीज अज्यूम नहीं कर रहा, मुझे पता है वो आर स्क्वायर क्यों लिखा है, क्या मैं इसे आर लिख सकता हूं? ये भी एक क्वेश्चन है, क्या एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर लिखा हो सकता है? जल्दी बोलो। नो नो सर। लो सेंस ही नहीं हुआ ना भाई। अरे ऑर्डर्ड पेयर कैसे रियल नंबर को बिलोंग कर सकता है भाई? रियल नंबर में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं क्या? नहीं, रियल नंबर में तो एलिमेंट है 1 2 3 -1 -1.5 -3.5 -√2, ऐसे एलिमेंट है, ठीक है। तो कम से कम मैथमेटिकली जो आदमी लिखेगा, जिसको मैथ आती है, वो तो कम से कम उस सही तरीके से तो लिखेगा एक्स कॉमा वाई कैन बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, वेयर आर स्क्वायर इज, आर स्क्वायर क्या है? अब कोई आर स्क्वायर का मतलब पूछ ले, भाई आर स्क्वायर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनका दो सेट्स का, कैसे सेट? रियल नंबर के सेट। अब तुम बात समझ में आई भाई। रियल नंबर का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, रियल नंबर के जो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? कितने एलिमेंट्स होंगे बोलो? रियल नंबर्स के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, रियल नंबर्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? infinite. इन्फिनाइट होंगे। लेकिन उन सारे इन्फिनाइट नंबर्स की एक खास बात है, ये सारे इन्फिनाइट एलिमेंट्स की एक खास बात है कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपको दिख रहे हैं, उनके जो दोनों एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर, वो रियल है, और उन्हीं में से मेरा कोऑर्डिनेट लिया गया है, उन्हीं इन्फिनाइट में से मेरा कोऑर्डिनेट लिया गया है। ये मेरा रियल एक 2D प्लेन है, 2D प्लेस है जहाँ से वो कोऑर्डिनेट लिया गया, ये उसका मतलब है जो आपको लैंग्वेज में लिखा होता है। तो उसकी जगह कई बार, अब जैसे ये है, अब इस हिसाब से ये किसका सिंबल हुआ बोलो? ये किसका सिंबल हुआ? इसको मतलब पता है तुम्हें इसका? अब मजाक, इंडियन नहीं लिखा हुआ, ये IN नहीं है, Yes, sir. ये किसका सिंबल है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बिल्कुल बढ़िया, ये एन स्क्वायर का सिंबल। इसे एन स्क्वायर भी लिख के दिया जा सकता है, इस तरीके से भी फॉरेन ऑथर्स जो होते हैं उनमें इस तरीके से लिखा हुआ होता है। कई फॉरेन ऑथर्स की बुक लोगे तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ओवे भाई साहब एन की इंक फैल गई तो एन ऐसे फैल गया, ऐसा नहीं है भाई साहब, इंक नहीं फैली है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जिसे एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इस तरीके से एन क्रॉस एन भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट हो, यस कोई भी ऐसा लग रहा हो अजीब गरीब सा, भैया हम तो मर गए सनम, क्या बोल रहे हो भाई? ऐसे ही अगर आर क्यूब लिखा हो, आर क्यूब,
तो आर क्यूब का मतलब क्या हुआ? आर क्यूब का मतलब क्या हुआ? कार्टेशियन ट्रिपलेट ऑफ रियल। कार्टेशियन ट्रिपलेट नहीं बेटा, कार्टेशियन तो प्रोडक्ट ही गुलाबचंद आते उसके अंदर ऑर्डर ट्रिपलेट है यार, तुम मजे लेते हो यार तुम लोग। कार्टेशियन तो प्रोडक्ट ही है भाई। 2 नंबर को तुम प्रोडक्ट करना सीखे 2 into 3 बचपन में, 6 बोला। 3 नंबर को भी प्रोडक्ट किया तो बोलते तो प्रोडक्ट ही हो ना भाई। 3 नंबर को भी प्रोडक्ट करते हो तो बोलते तो प्रोडक्ट ही हो, बोलेंगे तो प्रोडक्ट ही। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, जहाँ तीनों सेट्स क्या है, रियल नंबर है, दैट इज आर क्यूब। तो इसमें जो रिजल्टेंट मिलेंगे वो मुझे क्या मिलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स मिलेंगे। इसमें क्या मिलेंगे मुझे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स, जो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग यूज करते हैं। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो 3 होते हैं, 1, 0, 2, ऐसे। कितने एक्सेस होते हैं 3D में? 3 एक्सिस 3 एक्स एक्सेस, वाई जेड। एक्स वाई जेड। पढ़ाया होगा थोड़ा बहुत तो, फिजिक्स वालों ने पढ़ाया होगा नहीं है, हल्का फुल्का। यस सर, आई जे के। आई जे के, बहुत बढ़िया। ट्रस्टी जी पढ़ाया क्या आपने भी? यस सर। ओके। ट्रस्टी जी अभी तक कोई समस्या भाषा भाषा में, कि सर हमें तो ये भाषा ही समझ में नहीं आ रही है आपकी, ऐसी नो कोई सर। समस्या तकलीफ? नो सर। पक्का? कोई बुरी लगे बात मास्टर की तो बता देना है, ठीक है? वैसे मास्टर कोशिश करता है कि सभ्यता से बात करे, लेकिन अब ठीक है, महिलाओं से बात करनी आती नहीं मास्टर को, कई बार भावुक हो जाता है मास्टर। ठीक है, बता देना आप, एकदम किसी बात तो गुस्सा आ जाए, अरे सर ऐसे मत बोलो, ठीक है? ओके। ट्रस्टी जी, ओके सर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें कई कंफ्यूजन रहते हैं लोगों को, सबसेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेट ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेशन जो है वो सबसेट ही है, जो रिलेशन है वो सबसेट ही है, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज सबसेट? लिखिए, सेट ए, सेट ए इज अ सबसेट, और सेट ए इज सेट टू बी, is said to be subset of set B. Set A is said to be a subset of set B if with an extra f, if with an extra f, वैसे इंग्लिश में नहीं लिखना है if with an extra f, आई डबल एफ लिखना, इंग्लिश में लिख दिया क्या आपने if with an extra f? नो सर। सृष्टि जी नो सर। पक्का? क्या मतलब होता है इसका आई डबल एफ का? आई डबल एफ का मतलब कोई तो बताओ भाई। मुझे ऐसा लगता है जब ये सन्नाटा रहता है, मुझे लगता है लोग गूगल कर रहे हैं। पूरे मास्टर आपने तो आइडिया दे दिया भाई साहब, हमने तो सोचा ही नहीं था ऐसा कि हम ये भी कर सकते हैं। यार इंग्लिश मीडियम वालों को तो पता होना चाहिए यार। इसका मतलब होता है, इसे ऊपर लिख लो। अब देखो, मेरी टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करो। इसे बोलते हैं हम क्लासमेट्स, क्लासमेट सेक्शन। कॉपी होती है ना, कॉपी है, इसका जो ये ऊपरी हिस्सा होता है ना, किस्मत से कॉपी भी क्लासमेट की है भाई साहब। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्लासमेट का, ठीक है, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है क्लासमेट की तरफ से, बट ये जो क्लासमेट का ये ऊपर वाला सेक्शन होता है ना, जो खाली होता है, ठीक है, वी कॉल इट क्लासमेट सेक्शन। तो कोई चीज़ अगर मास्टर बोले क्लासमेट में लिखो, तो वहाँ पे लिख लिया करो, सो देट वो पन्ने पलटते वक्त ना सबसे ऊपर दिखता है, सबसे ऊपर क्लासमेट वाला जो सेक्शन। तो इफ़ का जो मतलब है ना, वो आप ऊपर लिख सकते हैं क्लासमेट में। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। कभी आप है ना कोई ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, बहुत ही अच्छा, जहाँ बहुत क्वालिटी वाले लोग पाए जाते हैं,
और सब्जेक्टिव एग्जाम, क्या पता जिंदगी में कभी तो आपको पीजी सर की याद आएगी, अरे यार उस आदमी ने बताया था भाई। इफ एंड ओनली इफ। मैथमेटिक्स में ना इसका ये वाला सिंबल यूज होता है। इस सिंबल का मतलब पता है? सृष्टि जी, सर इतनी बारीकी से कभी आपने मैथ पढ़ी नहीं होगी, इसलिए आपको हो सकता है कि ऐसा मास्टर अजीब सा लगे, अरे कैसा आदमी है भाई, काम की चीज़ तो पढ़ा नहीं रहा। ये बहुत काम की चीज़ें हैं और ये पता नहीं होती लोगों को, इसलिए लोग बताते नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? दिख तो रहा है आपको ये सिंबल? यस सर। तो मतलब क्या होना चाहिए? अच्छा, इसका मतलब पता है इसका? implies to. इम्प्लाइज। सृष्टि जी, यस सर। मतलब पता है मतलब? इम्प्लाइज तो इसका, चलो इसे बोलते हैं, तो मीनिंग पता है? मीनिंग किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है ये? सर हम कुछ इंग्लिश में ना अपन ने बचपन में, इंग्लिश में अपन ने बचपन में कुछ कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स पढ़े थे। वैसे मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल दूँ तो मुझे सही कर देना। बचपन में अपन ने इंग्लिश में कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स पढ़े थे, पढ़े थे कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स। क्या Yes. पता मैं सही नहीं हूँ, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से शायद उन्हें कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स बोलते थे, जो हम लोग इफ देन से बनाते थे, इफ देन के इस्तेमाल से। कनेक्टिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, कंडीशनल वो बोलते हैं स्टेटमेंट्स। बता दो भाई, तुम लोगों को तो पता होगा यार। नहीं सुने कभी इफ देन वाले स्टेटमेंट? सुना है ना सर, तो यही इफ बोलते देन वाले जो स्टेटमेंट है ना, उन्हें मैथमेटिकली, अगर ये ट्रू है तो दिस इम्प्लाइज दिस, है ना? जैसे, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत अच्छा। साइड में ऐसे खोपचा बना लो, दृष्टि जी आपको बता रहा हूँ, अभिषेक जी को तो पता है खोपचे का मतलब। ऐसे खोपचा बना लो, रेगुलर नोट्स मत खराब करना। खोपचा हम लोग क्या है, कभी कभी कुछ अच्छी चीजें याद आ जाती है ना, तो हम लोग उसे खोपचे में लिख लेते हैं साइड में, जिससे रेगुलर नोट्स खराब ना हो, लेकिन वो चीज़ हमारे नोट्स के अंदर आ जाए। खोपचे में एक अच्छी सी चीज़ लिखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तीन रियल नंबर्स का सम अगर जीरो है, दिस इंप्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, बोलो भाई 3 ABC. सृष्टि जी। 3 ABC। 3 ABC, बहुत बढ़िया बेटा। इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पता है? वाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC। Yes sir, पता है. ठीक है, तो ये इम्प्लाइज का यूज हुआ। किसका यूज हुआ? इम्प्लाइज का। अगर ये सही है, तीन रियल नंबर का सम अगर जीरो है, तो इनके क्यूब्स का सम इनके प्रोडक्ट के थ्राइस के बराबर होता है। इंग्लिश में, इफ सम ऑफ थ्री रियल नंबर्स इज जीरो, देन सम ऑफ देयर क्यूब्स इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हुआ एक स्टेटमेंट जो मैंने इफ देन में बोला। मैथमेटिकली इसे ऐसे लिखा जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, सृष्टि जी के लिए एक विशेष क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन। सृष्टि जी बेटा, यस अगर सर। इस सिंबल को देखो, कितनी छोटी सी चीज से क्वेश्चन गलत हो जाता है, कितनी छोटी सी चीज से, अगर उसका मीनिंग नहीं पता है तो, अगर उसका मीनिंग नहीं पता है तो क्वेश्चन कैसे गलत हो जाता है? इफ आई यूज दिस सिंबल, क्या बोलना चाहेंगे आप स्टेटमेंट के बारे में? इज इट स्टिल ट्रू और इट बिकम्स फॉल्स? बिकम्स फॉल्स। रीजन, ये तो आपने मास्टर के ड्रामे को देखते हुए बोल दिया। मास्टर इतना ड्रामा कर रहा है, साला फॉल्स ही होगा फिर तो। ये तो आपने मास्टर के ड्रामे को देखते हुए बोल दिया। अब आप बताइए वाई फॉल्स? क्योंकि सर
बोलो बोलो कोठारी जी बोलो। क्योंकि पहले सर सृष्टि यदि जी को ट्राई कर ले, तो सृष्टि जी बोल रही थी, रुको। हाँ सर। नहीं सर, मुझे उस सिंबल का मतलब नहीं पता है। अच्छा नहीं बेटा, सिंबल का मतलब तो देखो। अच्छा चलो तुक्का मारो, अगर आपको एक गैस मारने को बोला जाए इस सिंबल का क्या मतलब होगा। चलो जैसे मैंने आपको बताया इस सिंबल का क्या मतलब होता है, ये सिंबल काम आता है इफ देन में। इफ देन, ठीक है, अगर इसको सही माना गया तो इसे इम्प्लाइड माना जा सकता है। ये तो है इफ देन का मतलब, ये इसे इम्प्लाई करता है। इस सिंबल का क्या मतलब होता होगा, मतलब सेंसिबली अगर अपन बिल्कुल देसी भाषा में समझाने की कोशिश करें किसी आदमी को, कोई इंप्रेशन झाड़ने वाली लैंग्वेज नहीं, देसी भाषा, इस सिंबल का क्या डबल मतलब होगा बताओ। डबल इम्प्लाइज। डबल इम्प्लाई। लॉजिकली अगर हम लोग सोचें और अगर मैथमेटिकली इसे पढ़ना है किसी के सामने, ठीक है, तो मैंने एक किताब में पढ़ा था, बहुत ही अच्छी एक किताब है वेक्टर अलजेब्रा की, शांति नारायण करके, वो बहुत हाई फाई लेवल की। तो एक दिन ऐसे ही मैं खोल के बैठा था, तो पहला पेज मेरे को समझ में आया, तो उसके अंदर सिंबल का मतलब समझाया। उसमें इस सिंबल को मैथमेटिकली बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। लेफ्ट साइड में लिखी चीज राइट साइड को अगर इम्प्लाई कर रही हो, और राइट साइड को अगर सत्य मान लिया जाए, तो अगर इफ दिस इज ट्रू एंड दिस इम्प्लाइज दिस, सुनना ध्यान से, इफ दिस इज ट्रू एंड दिस इम्प्लाइज दिस, तो ये फॉरवर्ड इम्प्लाइज। एंड इफ वी कंसीडर दिस एज ट्रू, कभी नहीं होता ऐसे दो स्टेटमेंट होते हैं, कभी अगर आपने एनसीईआरटी में देखे हो इस तरीके के भी क्वेश्चन होते हैं, भाई पहली कंडीशन को सत्य मान लिया जाए, ट्रू मान लिया जाए, और उसका इस्तेमाल करके प्रूव वाले क्वेश्चंस में होता है कई बार ऐसा, प्रूविंग वाले क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में किया जाता है, ये इफ, ये जो आई डबल एफ मैंने बोला सबसे ज्यादा। इसमें एक्चुअली क्या होता है, आपको डबल प्रूव करने होते हैं, ये दो क्वेश्चन का कंबाइंड वर्जन होता है बेसिकली। एक फॉरवर्ड प्रूव करना है, एक बैकवर्ड प्रूव करना है। भाई पहली कंडीशन को ट्रू मान के दूसरी कंडीशन को ट्रू प्रूव करो, और अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब दूसरे को ट्रू मान के पहले को भी प्रूव करना पड़ेगा। इस जगह पे इस्तेमाल होता है आई डबल एफ, इफ, इस स्टेटमेंट, ठीक है। अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में देखो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो हमेशा हर साल अपने बच्चों को बोलता हूँ, एक बार मेरे को अगर जेई मौका दे देना भाई पेपर बनाने, इतनी सिंपल सिंपल लॉजिकल चीजें पूछेंगे, जनता वैसे ही मतलब फैल के आ जाएगी भाई। दिस इज वेरी लॉजिकल थिंग, ठीक है, विच यू डेफिनेटली नो, विच यू शुड नो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स में लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ 99% जनता इस स्टेटमेंट को ट्रू लिख के आएगी, जबकि ये स्टेटमेंट फॉल्स। क्यों? उसने पढ़ा है, उसने रट रखा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 इम्प्लाइज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab। मैं भी बोल रहा हूँ सही है, लेकिन यहाँ पे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय लिखा हुआ है। क्या इसके ट्रू होने पर भी ये ट्रू है? अब बताइए सृष्टि जी, अब मैंने, मुझे लगता है मैंने मीनिंग समझा दिया है, क्या इसके ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट ट्रू है बेटा? मीनिंग समझने के बाद अगर आप इसे ट्रू बोलना चाहें बोल सकते हैं। सृष्टि जी नो। हैं, घबराई मत, बोलो ना, गलत बोलोगे तब भी सीखोगे, गलत बोलने से भी इंसान सीखता है, क्योंकि उसे याद रहता है कि उसने गलत बोला था। टेंशन मत आओ कभी भी, कुछ भी बोलो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लाइफ में सीखने की। और अपन ज्यादा टाइम दे भी इसलिए रहे हैं कि अपन ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखें। हर एक वो छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए जो दूसरे लोगों को नहीं पता होती, क्योंकि छोटी चीजों की वजह से ही मार्क्स कम आते हैं, बड़ी चीजों की वजह से मार्क्स कम नहीं आते, वो सबको पता है। एनी आइडिया? चलो आइडिया आपको है, मैं बताता हूँ। अभिषेक जी मत बोलना। सृष्टि जी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के फैक्टर पता है? नो सर। पता है? यस बोला, नो बोला? नो। नहीं पता बेटा, ओ ओ, ये मुझे उम्मीद थी आपको पता होगा। इसके फैक्टर होते हैं बेटा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस बी सी स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए बी माइनस माइनस बी बी सी और सी माइनस ए सी। माइनस सी ए। सी ए बोलना चाहिए हमेशा, ए सी नहीं, हाँ, हमेशा हाँ, सी ए बोलना साइक्लिक चाहिए। साइक्लिक। साइक्लिक ऑर्डर, ऑलवेज मेंटेन द साइक्लिसिटी, ऑलवेज मेंटेन द साइक्लिसिटी। तो ए बी सी
में अगर हम साइक्लिसिटी मेंटेन करेंगे, ए भी बोल रहे हैं बी सी बोल रहे हैं तो सी ए ही बोलेंगे, ए सी नहीं। हैबिट गलत नहीं पड़नी चाहिए, हालांकि सी ए और ए सी बोलने में कोई अंतर नहीं है। अब आपको लॉजिकली समझ में आनी चाहिए बात, अगर आप इसे जीरो बोलते हैं, इसे जीरो बोलने का मतलब है राइट साइड पूरी जीरो होगी, बट ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट साइड भी जीरो होगी, नेचुरल सी बात है। तो क्योंकि लेफ्ट साइड जीरो होगी, इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का सम, मतलब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का सम किसके बराबर हुआ, डी ए बी सी। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉरवर्ड में ट्रू है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉरवर्ड में ट्रू है। लेकिन बैकवर्ड में क्या हुआ भाई, बैकवर्ड में क्या हुआ वो भी सुनो। अगर ये चीज जीरो के बराबर है, यदि ये चीज जीरो के बराबर है, तो क्या इसका जीरो होना मैंडेटरी है? बोलिए। नो सर। नहीं है। क्यों सृष्टि जी? सर क्योंकि वो दूसरी टर्म भी जीरो हो सकती है। बहुत बढ़िया बेटा, देखो ये होती है, देखो अपने को समझने की एक कला। यहाँ दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, राम इंटू श्याम। भाई साहब अगर ये चीज जीरो हुई तो राम और श्याम में से, दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है, आपको दोनों को लिबर्टी देनी पड़ेगी। राम का जीरो होना मैंडेटरी नहीं है ना, वन ऑफ द ऑप्शन है, नहीं होगा ना तब भी काम चल जाएगा, अगर ये वाली चीज जीरो हो गई तो। बहुत बढ़िया। और यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है, अगर इसको जीरो किया जाए तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अभी टाइम मिलेगा तो अपन लोग इस चीज की बात करेंगे, बट यहां से बनते हैं क्वालिटी क्वेश्चन। ये जे एडवांस लेवल है, ये इतनी छोटी सी चीज, ये साइन को हमने पलट दिया ना, ये बन गया जे एडवांस लेवल, मतलब क्लासिक क्वेश्चन। ये पसीना आ जाएंगे लोगों के, ये दिखने में बहुत सिंपल है, और जबकि आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत मुश्किल नहीं है, बट यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल वेरी पर्टिकुलरली। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? सिंबल का मतलब लेफ्ट साइड को ट्रू मान के राइट साइड इंप्लाइड है, राइट साइड को ट्रू मान के अगर लेफ्ट साइड इंप्लाइड है, अगर है तो ही ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये डबल इंप्लाइज है, इसे डबल इंप्लाइज वैसे लोग बोलते हैं, हालांकि इट्स नॉट डबल इंप्लाइज। सही बताऊं तो एक्चुअल मीनिंग इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाय, लेफ्ट साइड इंप्लाइज राइट साइड, राइट साइड इंप्लाइड लेफ्ट साइड, तो ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्रिस्टल क्लियर? कोई भी यस सर। डाउट कंफ्यूजन, बिल्कुल एकदम दिल में जरा भी ऐसा लग रहा हो 1% भी नहीं यार सर, थोड़ा सा भी कम समझ में आए तो पूछ लो, मिटाने के बाद मत पूछना बस। नहीं सर, क्लियर है पूरा। बिल्कुल सांसें चल रही है, ऐसे ऐसे चेक कर लो भाई, सांसें सांसें चल रही है, सब नॉर्मल है। यस सर, सृष्टि सब जी नॉर्मल है। यस सर। पक्का बेटा? कोई सर मास्टर को अगर आपको बिल्कुल जरा भी ऐसा लग रहा हो, यार क्या कर रहे हो भाई तुम, पहले दिन ही आपने ऐसे तोप के गोले छोड़ दिए, भाषा नो सर। समझने में तकलीफ हो, तब भी बता देना। अब देखो एक छोटी सी बात पे ऐसे मास्टर सेंटी हो जाता है यार कभी कभी, तो एक छोटी सी चीज़ आई डबल एफ को समझाने के लिए कहाँ कहाँ से, चलो कोई बात नहीं, बैक टू नॉर्मल, वापस प्रेजेंट में आते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। बट आई डबल एफ का मतलब मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको समझा दिया है, कभी अगर आएगा तो एकदम बिल्कुल पीजी सर की याद आनी चाहिए, आई डबल एफ पढ़ती और भाई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये समझदारी वाला एक स्टेटमेंट है, जिसको बहुत ढंग से हमें कॉशियसली समझना है। खैर, सबसेट्स, सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, यहाँ पे थे हम लोग। आई डबल एफ, इफ each and every element of set A, each and every element of set A contains in set B, contains in set B। एक एग्जाम्पल करते हैं भाई, एक एग्जाम्पल, चलो दो एग्जाम्पल करेंगे, दो एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए बनाया एक 1 2 3 4, सेट बी 1 2 4, सेट सी
कंटेन्स एक्स टाइप के एलिमेंट, साथ में लिखते रहना, देखते मत रहना बोर्ड पे। सिंपल सिंपल सा एक वो बनाया है, ABC 3 सेट लिए हैं। सेट ऑप्शंस, ऑप्शंस मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन बनाया, ABC नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो ABC अपन ने यहाँ ले लिए हैं इसलिए। A इज अ सबसेट ऑफ B। अरे सबसेट का सिंबल तो लिखा ही नहीं हमने। सबसेट का सिंबल होता है ऐसा, है ना, लेस देन इक्वल्स टू टाइप का, लेस देन इक्वल्स टू टाइप का। बिल्कुल गरीब वाला क्वेश्चन एकदम। अभी इसमें PG तड़का नहीं डाला है मास्टर ने, अभी PG तड़का भी डलेगा इसमें। बोलिए सृष्टि जी। करेक्ट स्टेटमेंट्स। I think so. First, सेट तो पढ़ा होगा ना बेटा आपने 11th में। no sir, अभी तक हमारा सेट्स नहीं हुआ। सेट नहीं पढ़ा आपने? अरे यार नहीं। मुझे लगा कि आपको सेट पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा था। आपको सबसेट की डेफिनेशन समझ में आई नहीं आई? यस सर। सबसेट की डेफिनेशन ये बोल रही है कि जब भी सेट, एक चीज और, सबसेट की डेफिनेशन में लिखा गया है कि सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर सेट ए ही सबसेट रहने वाला है बी का। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो डेफिनेशन लिखाने का एक तरीका है। ठीक है, यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट क्या सेट बी के अंदर अवेलेबल है? क्या सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के अंदर अवेलेबल हैं? नो। नो सर। नहीं है, तो इसका मतलब पहला आंसर तो करेक्ट नहीं है भाई, सॉरी। ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। सेकंड सही है, हम्म। ठीक, गुड। सेकंड सही है क्योंकि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर पाए जाते हैं, विच इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। यस इट्स ट्रू। हाँ, थर्ड। थर्ड सही है तो फोर्थ भी सही है। फोर्थ भी सही है, थर्ड भी सही है। यस। षष्ठी जी यस सर। दोनों सही है बेटा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना बहुत ही फैंसी तरीके से, ये वाला जो है ना, ये है सीमा। सीमा बोले तो सेल्फ मेड, सेल्फ मेड, ये मैंने बनाया है। 5 माइनस एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है कभी ना कभी। 5 माइनस एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स की जगह सिर्फ 1 2 3 और 4 ही रख सकते हो बस। यू कैन ओनली पुट 1 2 3 4, क्योंकि एक्स भी नेचुरल नंबर है और 5 माइनस एक्स भी नेचुरल नंबर है। तो सेट सी के अंदर बेसिकली, सेट सी जब रोस्टर फॉर्म में निकल के आएगा तो वो 1 2 3 4 चार ही एलिमेंट अपने अंदर रखता होगा बस, चार ही एलिमेंट, इससे ज़्यादा वो नहीं रखेगा। ठीक है, चलो अब आप इसके हिसाब से, हाँ सेट ए के सारे एलिमेंट सेट सी के अंदर हैं, इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ सी। यस, सेट सी के भी सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर है, यानी कि सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे खोपचे के अंदर लिख सकते हैं, खोपचे में साइड में, वेन एवर ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, necessarily implies, necessarily implies दे आर इक्वल सेट्स। they are equal। ये डेफिनेटली बराबर है भाई, ये डेफिनेटली बराबर है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस सर ऐसा, क्लियर है। ऐसा किताबों में लिखा रहता है ये। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद में इसका खंडन करेंगे। खंडन समझते हो? खंडन, बस खंडन ही होता है भाई सब, खंडन। खंडन का पता नहीं इंग्लिश में क्या मतलब होता है।
हम लोग इसके आगे पीजी तड़का डाल रहे हैं, पीजी फ्लेवर। फिफ्थ, एंड सिक्स्थ। आपको ये समझ में तो आ रहा है नहीं, अलग अलग चीजें है ना, ये वो है सबसेट का साइन। ऐसे यू को लेटा दो और वो सी है। फिफ्थ करेक्ट है। ये करेक्ट है क्या बेटा फिफ्थ? यस सर। इसको क्या बोलते हैं सिंबल को, एनी आइडिया? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। This symbol is proper subset, and now proper subset is a special case. Proper subset is a special case of subset. Proper subset is a special case of subset. ध्यान रहे, प्रॉपर सबसेट जो है वो सबसेट का एक स्पेशल केस। सबसेट जनरलाइज्ड वर्जन है। सेट बी के सभी एलिमेंट जब सेट ए में पाए जाएंगे तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। सेट सी के सारे एलिमेंट सेट ए में जब पाए जाएंगे तो उसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, सी भी ए का सबसेट है, डी भी ए का सबसेट है, लेकिन बी में एक यूनिक बात है, बी प्रॉपर सबसेट भी है जबकि सी प्रॉपर सबसेट नहीं है, या ए सी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि बराबर भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल सेम वही है, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू, ये वही सिंबल है एकदम सेम। जैसे हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा में लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू में डिफरेंस समझते हैं। दृष्टि बेटा ये ट्रू है, ये फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स। कुठारी जी? फॉल्स है सर। यार कुठारी जी ना, तुम पिटो अपने घर पे आज बढ़िया तरीके से, नहीं है सर, ना? ट्रू है। एक बेल्ट खरीदो, बेल्ट। हाँ ट्रू। अभिषेक जी एक बेल्ट खरीदो बढ़िया एकदम चमड़े का, चौराहे पे जाके, है ना? अब तो कोरोना बंद हो गया, मार्केट खुल गए होंगे, है ना? उससे ऐसे ना 4 चाबुक मारो अपने आप, बेवकूफ गधेपंती। बहुत गुस्सा आता है मेरे को भाई साहब, तुम्हारे जैसा आदमी थोड़ी ये गलत करेगा। क्यों है फॉल्स? ट्रू। ऐसी ऐसी चीजों में भी तुम लोग दोबारा टाइम लगवाते हो। आपका नेट सर वो हो रहा है। क्या लेट हो रहा है? ये बढ़िया बहाने हैं ऑनलाइन में। वो मास्टर तू लेट पहुंच रहा है हमारे तक, तो आवाज आ रही नहीं आ रही? अब आ रही है सर, पहले सही में वो थोड़ा आपका नेट फ्लक्चुएट हो रहा था। नहीं नहीं सही। अब पीजी ज्ञान टाइम ढंग से सुनना, अच्छे से बढ़िया तरीके से। इक्विलिटी क्या होती है सृष्टि जी? इक्विलिटी क्या होती है? क्या बोलोगे इक्विलिटी का मतलब? इक्विलिटी या इक्वेशन जो भी। LHS is equal to RHS. बहुत बढ़िया बेटा, मतलब 100 रुपए का इनाम मिलना चाहिए आपको, बिल्कुल परफेक्ट। इक्विलिटी मतलब जब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। और इनइक्विलिटी का मतलब अगर कोठारी जी बता दें आप। इक्विलिटी को हम लोग इक्वेशन भी बोलते हैं। इक्विलिटी एक सिंबल है और इक्वेशन एक रिश्ता है विच कंप्राइजेज इक्विलिटी। जहाँ बोलता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसी एक इनइक्विलिटी होती है। इनइक्विलिटी इज अ सिंबल, इन इक्वेशन इज अ रिश्ता विच कंप्राइजेज इनइक्विलिटी। इनइक्विलिटी का क्या मतलब हो? In which LHS can be greater than equal to or less than equal to RHS कह सकते हैं। सवासी दो अपने आप को। सृष्टि जी आप क्या बोलोगे? मतलब जरूरी नहीं है आपको अभिषेक जी का आंसर बोलना, आपके हिसाब से आप इनइक्विलिटी को कैसे डिफाइन। देखो ये एक ऐसी चीजें होती है जो जिनके बारे में आपको पता होता है, लेकिन आपको डिफाइन करना आना चाहिए। कुछ भी बोल दो यार, क्या दिक्कत।
ये ग्रुप डिस्कशन में बहुत काम आते हैं। मैं पीछे रह जाता था ग्रुप डिस्कशन में, मैंने धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करी ये चीज़ें। कुछ भी देख के उसके बारे में कुछ बोलना आना चाहिए। सर सेम। सेम। अरे यार कुछ तो तड़का डालती है अपना। चलो, इनइक्वलिटी मतलब देखो, जैसे आपने इक्वलिटी में बोला LHS इज इक्वल टू आर, देखो इनइक्वलिटी का उसी से मीनिंग निकालते हैं। LHS नीड नॉट बी इक्वल टू RHS ऑलवेज। LHS जब RHS के हमेशा बराबर ना बोला जा सके तो उसे एक इनइक्वेशन का रिश्ता बोलते हैं। ठीक है, जब कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है, दैट इज अ रिलेशन ऑफ इनइक्वलिटी। लेकिन इन दोनों के अंदर एक कॉमन चीज, जब भी आपको एक इक्वलिटी दी जाती है, एक इक्वेशन दी जाती है, वेन एवर आई गिव यू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यू मे गेट सम सॉल्यूशन। वेन एवर आई गिव यू सम क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन, मे गेट सम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक ऐसी कॉमन चीज है जो आपको इक्वेशन में भी मिलेगी, इन इक्वेशन में भी मिलेगी। ठीक है, अब सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन एक कॉमन चीज है, इक्वेशन में भी और इन इक्वेशन में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मतलब एक ऐसी वैल्यू या कुछ ऐसी वैल्यूज जो उस इक्वेशन या इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सॉल्यूशन इज और आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, फॉर विच दैट इक्वेशन और इन इक्वेशन सेटिस्फाई। क्लियर है? सही बात है? बोलो बोलो भाई, मेक सेंस और डज नॉट मेक सेंस? अरे मेक सेंस और डज नॉट मेक सेंस, भाई तुम लोग बिल्कुल अजीब गुलाबतन दो क्या भाई? और आपके बाद लेट पहुंच रही है, फिर तुम बहाना मार दोगे। अगर मेरी बात आपको समझ में आई है तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन कष्टी जी बता सकती हैं क्या? सो होल नंबर्स। मारोगी क्या देवी? अच्छा चलो एक बात बताओ, 0 और 1 के बीच का एक नंबर बताओ कष्टी जी। 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर बताओ, चलो आपकी जो आपको जो पसंद हो। सो 0.3। 0.3? 0.3 पसंद है आपको, 0.5 पसंद नहीं? तो बेटा एक बात बताओ, फिर इसका आंसर होल नंबर कैसे हुआ? अगर 0 और 1 के बीच में लोग रहते हैं, तुम्हें पता है ये बात कि वहाँ जंगल नहीं है, फिर इसका आंसर होल नंबर कैसे दे रही हो आप? सॉरी सर। ऐसे मत करो यार, मतलब ये तो दिल ही टूट जाएगा मेरा, समझ रहे हो? मतलब इतना तो खून ही नहीं है मेरे पास, 50% ज़्यादा तो बीवी पी चुकी है, कहाँ से पिलाऊं? इतना खून थोड़ी मेरे पास कोई जो मैं ये तो मतलब मर जाऊंगा भाई साहब मैं। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस इनइक्वलिटी का आंसर तो बेटा आपको बिल्कुल, आपने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर दे दिए इससे पहले। क्या है इसका आंसर? क्लोज जीरो टू इंफिनिटी। क्लोज 0 टू इन्फिनिटी। क्लोज 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें हम लोग गलती कर देते और ये पता होती है हमें। ये 0 क्लोज टू इन्फिनिटी सृष्टि जी सुना है नहीं सुना आपने कभी? बताओ बेटा, यस सर। सुना है ना? अभी जो क्लोज 0 टू इन्फिनिटी है, बताओ इसके अंदर 5 आता है या नहीं आता? हाँ सर आता है। आता है। 5 आता है नहीं आता इसके अंदर? आता है सर। तो बेटा 5 भी तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ ना फिर। और यस। अगर 5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो 5 ही तो रखा था मैंने बेचारे ने, मैंने 5 ही तो रखा था। जब आप इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ये बोलते हो और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में 5 आ रहा है तो 5 मस्ट सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। 5 मस्ट सेटिस्फाई दैट इक्वेशन का क्या मतलब? अरे भाई 5 उसमें रखोगे तो जो भी रिलेशन आएगा वो ट्रू होगा। इसी यही तो इस सॉल्यूशन का मतलब होता है। ये पूरा एक कंबाइंड सर्कल है, सारी चीजें जोड़, मतलब मैथमेटिक्स में ये ब्यूटी है भाई कि एक चीज दूसरे को वो करती है, कॉम्प्लीमेंट टाइप्स। भाई सॉल्यूशन का मतलब समझ में आना चाहिए कि सॉल्यूशन इक्वलिटी के भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन इनइक्वलिटी के भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ते आए हैं।
लेकिन इन्हें कंबाइंड करना भी हमें आना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ था 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? यार ये इनइक्वेशन का रिश्ता है भाई। अगर आप ऐसी कोई इनइक्वलिटी मान के चलो, इसके सॉल्यूशन अगर आप लिखना जानते हैं, ये विच यू डेफिनेटली नो, ऐसा नहीं है, हो सकता है कभी कभी हमारे माइंड से ऐसे सुबह सुबह मास्टर ने 6 बजे उठा के तो बेचारा क्लास ले रहा है हैं? मतलब बेचारा नहीं, सॉरी, आपके ऊपर तो जुल्म किया जा रहा है। 6 बजे तो उठा दिया एक तो हमें जबरदस्ती, फिर वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो हो सकता है कभी कभी माइंड से स्किप हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे ये नहीं पता था। मैं मान रहा हूँ कि आपको डेफिनेटली पता है। और इस इक्वेशन जो ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर 5 आता है। तो 5 का आना क्या इंप्लाई करता है कि 5 डेफिनेटली सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो 5 रखने पे जो भी रिलेशन मिलेगा वो विल डेफिनेटली बी ट्रू। ये एक ट्रू रिश्ता है, ठीक है। एक तो हुई ऐसी बात, लंबी बात, और दूसरी शॉर्ट बात, दिस इनइक्वलिटी सेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। भाई या तो ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए। जब दोनों नहीं होगा ना, -5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ यस, ये बात समझ में आती है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसने, ये जो रिश्ता है, इसने इस इनइक्वलिटी में से ना तो ग्रेटर देन की इज्जत रखी, ना इक्वल्स टू की इज्जत रखी, दोनों की ही नहीं रखी। तो स्टेटमेंट फॉल्स है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। भाई एनर्जी नहीं लाओगे तो मास्टर में एनर्जी कहाँ से आएगी, मतलब बताओ। बिना पानी पिए बेचारा इतनी देर से सीखे जा रहा है। फटाफट एकदम तेजी से आंसर देना चाहिए, ट्रू फॉल्स। ट्रू। सृष्टि जी के बाद दब जाती है, जैसे अभिषेक जी बोलते हैं, ऐसा लगता है मेरे को। या तो ये सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। सृष्टि जी, यस सर। ये बेटा ट्रू फॉल्स, ट्रू। ये भी ट्रू है। एकदम बिल्कुल, मतलब लिखते ही साला क्लियर होना चाहिए, हाँ सर ट्रू। अरे फॉल्स कैसे? अब लोग कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे तो 0 बड़ा होता है कि 0 से, वो तो बराबर तो है ना। अगर आप सोचो, इसको आप फॉल्स बोलने लग जाओ, ठीक है, ये जो रिश्ता बीच में लगा हुआ है, ये जो रिश्ता बीच में इसके जीने की वजह ही खत्म हो जाएगी भाई साहब। ये आपसे पहले दिन ही आके ये पूछेगा मैं जीऊँ किसके लिए। गुलाब चंद, तुम तो मेरे को हमेशा ही फॉल्स कर देते हो, तुम यहाँ जो भी लिखोगे तुम तो फॉल्स ही कर दोगे, जो भी लिखोगे। ये रिश्ता तो कभी सत्य हो ही नहीं पाएगा। ये भी तो एक रिलेशन है भाई, इसका भी तो कोई मीनिंग होता होगा। ये भी तो कभी ना कभी ट्रू होगा। तो ये कब ट्रू होगा? जब लेफ्ट साइड जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब आ रहे हैं भाई साहब, देखो एक आदमी, क्या किया जाए बताओ ऐसे आदमी का। 6 बजे वाली क्लास में अभी परमिशन ली जा रही, सर आ जाए, सर आ जाए। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से ऐसे आदमी को? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? आने देना चाहिए। आने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी बेटर बेचारा लेट सुबह तो देन उठाइए नेवर। हैं, पहली क्लास है। नो सर, बेटर लेट देन नेवर। ओ माय गॉड, पास बेटा, गुड। भाई साहब 6 बजे का टाइम था, 6 बजे का, 6 बजे से आदमी पढ़ा रहा है लाई। तो समय की जो वैल्यू नहीं रखेगा ना, मेरे को मेरे मास्टर ने एक बहुत, मतलब मेरे को मेरे मास्टर की चीज़ें ना बहुत क्रिस्टल क्लियर है आज भी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे मेरे मास्टर ने क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को सिखाया कि जो गुरु बोले ना, गुरु पत्थर की लकीर है। अब पता नहीं आजकल क्या सिखाया जाता है। मेरी माँ ने मेरे को ये सिखाया, गुरु जो बोले वो पत्थर की लकीर। तो उसने मेरे को ये सिखाया कि समय, अगर अपन समय की इज्जत नहीं करेंगे ना, सुना होगा शायद आपने भी कभी ना कभी। सॉरी सर। क्या है इसके आगे, आगे की लाइन क्या बताओ? समय की यदि अपन इज्जत नहीं करेंगे तो समय भी अपनी इज्जत नहीं समय भी अपनी इज्जत नहीं करेगा, और जिस दिन समय ने अपनी इज्जत करनी छोड़ दी ना भाई साहब, बहुत दिक्कत हो जाएगी मतलब। और लाइफ, मतलब ठीक है, कम से कम जो प्रीशियस चीज़ें हैं, प्रीशियस चीज़ें, उसकी तो रेस्पेक्ट और इज्जत हमें पूरी तरीके से करनी चाहिए। मैंने जानबूझ के मॉर्निंग का टाइम, देखो मैंने सिर्फ इसलिए रखा, मेरा भी पिछले 2-3 महीने से
ट्रैक साइकिल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, वो ट्रैक पे रहे। 5 बजे उठो, 5-10 मिनट अलसा लो, 15 मिनट योगा कर लो, उसके बाद नहा लो धो लो, पूरा दिन इतना शानदार निकलेगा ना। दुआएं दोगे, दुआ में भी याद रखोगे, सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया जिंदगी बन जाएगी और बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ोगे। इतनी बढ़िया बढ़िया बारीकी से चीज़ें बताई ही नहीं जा सकती, पता ही नहीं होती लोगों को, भाई साहब बताएं कहाँ से। तो हम लोग बात कर रहे थे सबसेट की। सबसेट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विच इज़ प्रॉपर सबसेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। What is proper subset? If we wish to write in definition in English, we can also write, लिखिए सेट ए, नीचे लिख सकते हो प्रॉपर सबसेट, सबसेट के बाद प्रॉपर सबसेट। सेट ए इज सेट टू बी, सेट ए इज सेट टू बी, सिद्धांत जी हेलो, आवाज आ रही है क्या आपको? यस सर, आ रही है। तो बेटा आप क्या कह रहा था, इस लेक्चर को पूरा देख लेना, थोड़ी देर बाद में ये लेक्चर जो है वो जी। आपको, अभी स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं कुछ 8-10 लेक्चर मैंने ही सोचा है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा पीजी सर क्लासेस पे, तो आप वहाँ पे इस लेक्चर को पूरा देख सकते हैं। जी आज सर। देख लें और अगली क्लास से कोशिश करें कि टाइम पे आएँ। मुझे पता है टाइम पे आना मुश्किल है, लेकिन आओगे तो अच्छे से सीखोगे चीज़। हाँ, सेट ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, is a proper subset of set B when each and every element of set A, each and every element of set A contained in set B, contained in set B, ये तो किसकी डेफिनेशन हुई भाई, ये तो किसकी डेफिनेशन हुई, सबसेट। सबसेट। ये तो सबसेट की डेफिनेशन है, मास्टर के बावड़ बना रहे तू, प्रॉपर सबसेट तो अलग लिखा, हाँ लिखा रहा हूँ भाई। एंड set B contains, set B contains at least one element, set B contains at least one element which is not in set A, which is not in set A. Here, this example, set B, the proper subset of A, because set A contains an extra element 3, not in B. B के सारे एलिमेंट ए में हैं, बॉम्बे के सारे एलिमेंट आगरा में है। बॉम्बे जो है वो आगरा का सबसेट है, लेकिन बॉम्बे आगरा का प्रॉपर सबसेट इसलिए कहलाया जा सकता है क्योंकि आगरा हैज एन एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक भी हो तो वो बड़ा माना जाएगा। ठीक है, सिंबल बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल रिलेटिवली, मतलब रिलेट कर सकते हैं आप, लेस देन इक्वल्स टू, वही वाली चीज। व्हेन यू एक्चुअली नो इट्स लेसर देन, तो आप प्रॉपर सबसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन यू आर नॉट श्योर कि भाई इक्वल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस जगह पे आप सबसेट का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ। क्लियर है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है रिलेशन में एंटर करने से पहले, वैसे मास्टर सेंट ही नहीं होता ना, इधर उधर नहीं भागता तो पूरा हो जाता, वैसे कोई बात नहीं, रिलेशन में भी एंटर कर जाते हैं हम, आज कर जाएंगे, देखते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, एनसीईआरटी 12th क्लास का अगर आप क्वेश्चन करेंगे, 12th क्लास का भी आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा सीबीएसई का, तो उसका 1 नंबर का क्वेश्चन, मतलब अभी हम थोड़ी देर में उसमें 1 नंबर लाने वाले हैं 100 में से, मतलब 1 वाला काम कर लेंगे यार, 1 नहीं आएगा नंबर, नंबर तो ज़्यादा आएंगे, 1 नंबर वाला काम हो जाएगा थोड़ी देर में। नंबर ऑफ सबसेट, सेट ए, सपोज करिए इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, अब इसके सबसेट्स लिखने हैं, क्या लिखने हैं, इसके सबसेट्स लिखने हैं। तो जब इसके सबसेट्स लिखने होते हैं, जब इसके सबसेट्स लिखने होते हैं, सबसेट्स, सुनो भाई,
जब इसके सबसेट्स, यार वैसे मैं इतनी मेहनत करके डिफरेंट डिफरेंट कलर के मार्कर क्या सॉरी चौक यूज कर रहा हूँ, कि डिफरेंट कलर दिख भी रहा है आपके एंड पे, ये बताओ यस सर। दिख रहे हैं? Yes. मतलब ये समझ में आ रहा है कि मैं डिफरेंट कलर के, मतलब मैं ऐसे बार बार यहाँ से उठा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है, बट यहाँ से बोर्ड पे देख के लग रहा है कि डिफरेंट कलर है। यस सर, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। है पक्का? अच्छा दृष्टि जी आप बताओ, ये वाला सेम कलर से लिखा गया है दोनों, या अलग अलग कलर से लिखे गए हैं? अलग अलग से लिखा है। ओ भाई दिख तो सही रहा है भाई, गुड। ये तो दिख ही रहा होगा, खैर ये तो रेड है मतलब, ये तो अलग दिखेगा ही। हाँ चलिए, तो अब इसके सबसेट्स लिखते हैं। तो सबसेट में सबसे पहले ऑलवेज रिमेंबर, वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है बट फिर भी है ना वो वाली चीज, एक होता है नल सेट। नल सेट नाम ही खुद बोल रहा है भाई, नल सेट जो है वो नाम खुद ही बोल रहा है कि मैं नल हूं, मतलब कुछ नहीं है, सन्नाटा है ना, एम्प्टी सेट, ऐसे हवा है ना। तो ये जो होता है ये तो हर किसी का सबसेट है भाई, हर किसी का। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस, जो कुछ नहीं है, इज एन एलिमेंट ऑफ दिस ऐसा बोला जाता है भाई साहब। इसका हर एक एलिमेंट, अब है ही नहीं भाई, है ही नहीं, वो इसके अंदर भी है, तो इसके अंदर है नहीं भी है, ठीक है मजाक की बात कर रहा हूँ, बट नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो सबसे पहला लिखा जाता है एलिमेंट, सबसे पहला लिखा जाता है नल सेट। ठीक है, अब नल सेट के कितने वो होंगे ऑप्शंस? एक ही होगा, नल सेट का एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ सेट्स के नाम भी बता देता हूँ साथ में। इसके बाद सबसेट बनाने के लिए हम लोग ढूंढते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब भी समझ लो भाई, सिंगलटन सेट का मतलब नाम से क्या लग रहा है, नाम से क्या लग रहा है सिंगलटन सेट? जिसके अंदर एक ही सेट हो, एक ही जिसके अंदर एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो। एलिमेंट, बेटा इसके अंदर एक ही एलिमेंट, सिंगलटन सेट मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट हो, दैट विल बी कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, अब सिंगल एलिमेंट वाले, ध्यान से सुनना, सिंगल एलिमेंट वाले ऐसे कितने सेट बना सकता हूं जो सेट ए के सबसेट? एक सेट बना सकता हूं 1, एक सेट बना सकता हूं 2, एक सेट बना सकता हूं 3, इसके अलावा और कोई सेट नहीं बना पाऊंगा। 4 तो बना ही नहीं सकता क्योंकि 4 तो इसका सबसेट है ही नहीं। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. Clear it. है ना? अच्छा, अब फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट मतलब होता है एक से ज्यादा हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट वो फाइनाइट हो, मतलब काउंटेबल। जैसे दो वाले बनाए, दो वाले, दो एलिमेंट वाले, तो 1, 2 इसका एक सबसेट हो सकता है, 2, 3 भी इसका एक सबसेट हो सकता है, 3, 1 लिखना चाहिए वैसे साइक्लिसिटी मेंटेन रखने के लिए, लेकिन सेट के अंदर आप 1, 3 लिखो चाहे 3, 1 लिखो, 1, 3 लिखो चाहे 3, 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1, 3, 3, 1 एक ही चीज। लेकिन इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये भी बहुत अच्छी, खोपचे खोपचा 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 टाइम। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जब भी हमें मिलती है हम इसे खोपचे में डाल देते हैं, साइड में खोपचा बना के डाल दो। क्या ये मेरे बिना समझाए आपको समझ में आ गई ये बात, यहाँ क्या कहने चाह रहे हैं हम लोग? Yes, sir. ट्रस्टी जी, यस सर। नीचे सेकंड नंबर पे क्या बोला गया है? जो भी समझ में आया, जिसको भी समझ में आया हो। बताओ यार।
तो ऐसे यस सर बोल देते हो, ऐसे यस सर मत बोलो फालतू में पीछे सर को। क्या समझ में आया ये बताओ। ऑर्डर पेयर 1 3 3 1 के बराबर नहीं हो सकता, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। बिल्कुल सही। ऑर्डर्ड पेयर 1,3 कैन नॉट बी आइडेंटिकल टू 3,1, नॉट आइडेंटिकल टू 3,1। 1,3 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ लिखेंगे हम लोग, पेयर 1,3 डिनोट्स एन ऑर्डर्ड पेयर। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है, अरे भैया ऑर्डर्ड, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 1,3 प्लॉट करोगे और 3,1 प्लॉट करो, एक ही जगह थोड़ी आएगा भाई। लेकिन जो सेट है, सेट, इसमें आप 1,3 लिखो चाहे 3,1 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट में ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट कोई मैटर नहीं करता। अगर किसी क्लास के अंदर अवेलेबल बच्चों का सेट बनाया जाए तो भाई सीता पहले लिख दो चाहे राम पहले लिख दो, चाहे राम पहले या सीता पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज आप उसका सेट बना रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाएगा दो सेट का, जो ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाएंगे, तो ए क्रॉस बी अगर लिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट हमेशा जनता ए का होगा। ए का होगा, और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो सेट बी से लिया जाएगा, दूसरा एलिमेंट। तभी तो बी क्रॉस ए जब बनाया जाएगा तो वो अलग आएगा। बी क्रॉस ए जो आएगा वो अलग आएगा। बी क्रॉस ए भी कर सकते हो भाई, बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट सेट बी से, दूसरा एलिमेंट सेट ए से लिया जाएगा। दैट इज वाई वी कॉल दैट ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ और 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 सिर्फ तभी बराबर कहलाएंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर। 1,3 कैन ओनली बी आइडेंटिकल टू 1,3 बस। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के केस में। यस बट एलिमेंट 1,3 लिखो चाहे 3,1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हाँ, अब एक और सेट होगा जो इसका सबसेट होगा। कौन सा, खुद द सेट इटसेल्फ। द सेट इटसेल्फ इज ऑलवेज अ सबसेट, या सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लिख सकते हैं अगर आप लाइन लिखना चाहें, दो चीजें आप लिख सकते हैं ऊपर क्लासमेट के अंदर। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लासमेट में लिख सकते हो ऊपर टॉप में, null set is a subset of every set and every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. जैसे ये सेट है, ये इसका सबसेट है, हाँ, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल है। कोई समस्या? नो सर। अच्छा, अब लोगों ने बोला भाई साहब ऐसे अगर हम लोग सेट बनाने लग गए, सबसेट बनाने लग गए, तो अगर इसमें 10 एलिमेंट होते तो हम तो पागल हो जाएंगे। ऐसे बनाने लग, और लिटरली हो ही जाओगे, मतलब ऐसा इतना आसान काम नहीं है सबसेट बनाना। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ सबसेट अगर काउंट करने हैं तो भाई नल सेट का मतलब, नल सेट के कितने सेट बनेंगे, 3C0। क्या किया हमने, इन तीन में से 0 एलिमेंट सेलेक्ट किया। 3 में से 0 एलिमेंट सेलेक्ट करने के तरीके 3C0। भैया सिंगलटन सेट कितने बनेंगे, हमने बोला 3C1 बनेंगे। 3C1, इन तीन में से कितने एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, 3 में से कितने एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, 1। 3 में से एक एलिमेंट कितने तरीकों से सेलेक्ट हो सकता है भाई, सब 3 तरीकों से सेलेक्ट हो सकता है। कौन कौन से 3 तरीके, एक दिन 1 हो जाए, एक दिन 2 हो जाए, एक दिन 3 हो जाए, सिंपल। ठीक है, अच्छा 2-2 वाले कितने बनेंगे भाई, 2-2 वाले 3C2। 2-2 वाले कितने बनेंगे, 3C2, है ना। 3 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करना, 1-2 कर लिया, 1-3 कर लिया, या 2-3 कर लिया। भैया 3 वाले कितने बनेंगे, 3C3। 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, इनका जो सम होता है वो होता है 2 रेज़ टू दी पावर 3। तो 2 रेज़ टू दी पावर n से आता है बेसिकली, बाइनोमियल से। यस ये बाइनोमियल के अंदर पढ़ाया जाता है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCn इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2 रेज़ टू दी पावर n। अब आप इसे या तो ऐसे समझ लें या इसे ऑब्जर्वेशन से समझ लें कि आंसर जो है वो 2 रेज़ टू दी पावर n है, वेयर n डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। अगर 3 एलिमेंट पाए जा रहे हैं
तो 2 क्यूब 8 गिन सकते हैं भाई साहब हम लोग सबसेट। 3 के केस में तो गिने जा सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछे जाए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा जाता, तो -1 हो जाता। बिल्कुल सही, तो -1 हो जाता, आंसर होता 7। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा, 1 कौन सा सब्ट्रैक्ट किया सिद्धांत जी? क्या छोड़ा वापस करके? भाई जगह हो या नहीं जगह हो, ये तो कम से कम बताना पड़ेगा। आंसर भले ही मत बताओ, आंसर कोई और बता देगा। जिंदा हो या नहीं हो? कोई आंसर नहीं आ रहा है। अब कहीं से उनको आवाज पहुंचेगी और मेरा नाम है, भागते हुए ऑनलाइन में। ये बहुत है, इसलिए पता है वीडियो कंपलसरी होना चाहिए ऑन करवाना, जिससे यहाँ वीडियो दिखता रहे ऊपर, तभी तो फायदा है फिर इसका जूम का, नहीं तो क्या फायदा है। वीडियो भी ऑन रखवाना है। वीडियो ऑन करवाने की कभी भी ऐसी गुजारिश आ सकती है। वीडियो के लिए एकदम तैयार मुद्रा में बैठा करो, ऐसे मत बैठा करो कि भैया बिल्कुल बाल वाल बिखर रहे हैं, रात की नींदों में हैं। इसी से तो पता पड़ेगा कितने एक्टिव हैं आप। मास्टर की मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर वो 1 वे हैं तो? मेहनत जब 2 वे होगी तभी सिलेक्शन होगा। मेरी मेहनत करने से सिर्फ नहीं होने वाला सिलेक्शन। हाँ भाई, कष्टी जी बताओ। सर वो लास्ट वाला 1 2 लास्ट 3। वाला, क्योंकि ये जो है, अच्छा ये इसका कैसा सबसेट कहलाता है? देखो ये इसका या तो सिर्फ सबसेट बोला जाएगा, या कभी कभी इसके लिए इम्प्रॉपर सबसेट का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। इम्प्रॉपर सबसेट इज ऑल्सो अ सबसेट, मतलब इम्प्रॉपर सबसेट बोलना या सबसेट बोलना एक ही बात है। ओके सर। इम्प्रॉपर सबसेट और सबसेट बोलना एक ही बात है। प्रॉपर जो है ना, वो स्पेशल केस है, बस ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी। प्रॉपर इज ऑलवेज ए स्पेशल केस। इम्प्रॉपर सबसेट बोल लो चाहे सिर्फ सबसेट बोल लो, इसका एक ही मतलब होता है। कोई आलसी आदमी होगा तो सिर्फ सबसेट से काम चला ले, कोई बहुत पर्टिकुलर आदमी होगा तो हो सकता है वो इम्प्रॉपर सबसेट बोल दे, पर्टिकुलर होगा तो। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट बहुत कम इस्तेमाल में किया जाता है, बोला नहीं जाता, सिर्फ सबसेट बोलने से काम चल जाता है। तो नंबर ऑफ सबसेट अगर बोला जाएगा आंसर 2⁻3। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर बोला जाएगा तो आंसर 2⁻3 - 1 यानी कि 7। ठीक है, अगर नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट बोल दिया जाएगा तो लॉजिकल क्वेश्चन, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, आंसर 6। ये भी छोड़ दे भाई, एम्प्टी वाला भी छोड़ दे, सिंपल लॉजिकल है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। समय सीमा बची है क्या हमारे पास? नहीं बची, कोई नहीं, कल शुरू करेंगे रिलेशन, हनुमान जी के दिन, मंगलवार। तो कल रिलेशन शुरू करके ख़त्म हो जाएगा। रिलेशन में थोड़ा 5-10 मिनट का बोलना है, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो फाउंडेशन स्टोन ऑफ कैलकुलस। ठीक है, मुझे आशा है कि आज के लेक्चर में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके ऊपर से नहीं उड़ी होगी। फिर भी अगर उड़ी हो तो आप कल वाले लेक्चर में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आए, कोई ऐसा अनोखी चीज़ आपके दिमाग के अंदर आए कि अरे अगर ऐसा होता तो क्या होता, वो आप कल वाले लेक्चर में पूछ सकते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, एक मैंने आपसे रिक्वेस्ट अर्ज करी थी कि जो भी आपका मोबाइल नंबर है जिस पे आप डीपीपी या फिर ऐसी चीज़ें चाहते हैं, वो आप 9314032004, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, लड़कियों के केस में खुद का नंबर नहीं शेयर करेंगे क्योंकि व्हाट्सएप पे सबके नंबर दिखते हैं, तो अपने गार्जियन का नंबर शेयर करें। गार्जियन के पास डीपीपी जाएगी और वो आपके पर्सनल नंबर के ऊपर शेयर करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? तो इस पे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें जहाँ पे आप डीपीपी या सारी जो मटेरियल है वो चाहते हैं। फाइन। तो डीपीपी आज देखूंगा, अगर मैं 11th मतलब आज तो जो मिलेगा तो सिर्फ 11th वाले टॉपिक्स का ही मिल सकता है, अभी तो इतना पढ़ा नहीं अपन ने, बट कल डीपीपी शेयर कर देंगे क्योंकि कल हमारे पास सिग्निफिकेंट नॉलेज आ जाएगी। फाइन।
तो अगली मुलाकात कल सुबह सेम टाइम सेम प्लेस सेम मास्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और कोई भी परेशानी अगर आज वाले सेशन नहीं बोल, क्या बोलो? गुड नाइट नहीं सर, गुड नाइट। अब मॉर्निंग गुड नाइट जो होता है वो अलविदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको ये इस बात की श्योरिटी है कि आज पूरे दिन में आप उस इंसान से फिर नहीं मिलने वाले। बड़े लोगों की चीज़ें सीख लो भाई, पीजी सर से पढ़ रहे हो तो बड़े लोगों की हम चीज़ें तो सीख। सर मिलेंगे ना आज भी, आज मिलेंगे 12 का है वो कोर्स चालू होगा ना आज। अरे प्रभु हो गए बिल्कुल भाई साहब, ये 12th का ही कोर्स है। तुम मारोगे क्या भाई? चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, है ना? कट रहा हूँ मैं, चला एंड द मीटिंग। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय गुड बाय, नाइट टेक सर। केयर। मम आवाज़ नहीं आ रही षष्ठी जी आपकी, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय।